Hello students, this is Dr. Priya and today we are going to study with the chapter Chemical Coordination and Integration. So ये chapter बहुत important है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी important है. Also ये chapter के जो concepts हैं ये बहुत ज़्यादा important हो जाते हैं आगे के chapters में, जैसे क्लास 12th के reproduction में the various हार्मोन्स ऑफ गोनाड्स और बहुत सारी चीज़ों के लिए. सो हियर वी आर. केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन. सो द इंट्रोडक्टरी पार्ट, chemical coordination and integration. So coordination of organs are very important and necessary for the basic functions, physiological functions. तो ये coordination of organs हमारे body में कैसे हो रहा होगा? So न्यूरल सिस्टम से हो रहा होगा एंड एंडोक्राइन सिस्टम से हो रहा होगा. अब दो सिस्टम्स का ज़रूरत क्यों पड़ा? न्यूरल सिस्टम के बारे में हम पहले देखेंगे एंड देयर इज आल्सो चैप्टर विच आई विल कवर कॉल्ड द न्यूरल सिस्टम. So the neural system coordinates with the help of neurons. Neurons से ही point to point regulation हो रहा होता है, point to point coordination हो रहा होता है different organs से. लेकिन neural system के होते हुए भी हमें endocrine system का ज़रूरत क्यों पड़ा? क्योंकि neural system बहुत ही rapid, बहुत ही fast coordination होता है, पर ये सिर्फ point to point ही coordinate होता है. फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में चोट लगा तो मेरे पूरे बॉडी का सेल्स दे डू नॉट गेट अफेक्टेड विद दैट चोट. So only a point to point rapid coordination happens in neural system. So it do not intervene with all the cells of the body, right? सारे cells of the body को target नहीं करता है, only जहाँ ज़रूरत है वहीं target करता है. So there was a necessity, जो कि हमारे पूरे सेल्स ऑफ द बॉडी को इंटरवेट करे, जहाँ पे नेसेसिटी है वहाँ पे जाके अपना फंक्शन करे. तो ये कौन करवाएगा? सो एंडोक्राइन सिस्टम विल हेल्प. they will secrete hormones which will go into blood streams and they have the contact, they intervene all the cells of the body, और जहाँ necessity होगा वहाँ पे जाके the right action would happen. So the neural system, it is written over here, point to point rapid coordination among the organs, and neural coordination is fast but it is also very short lived. क्यों? क्योंकि न्यूरॉन्स से सिग्नल्स आएगा, फिर वो जो सिग्नल्स है बहुत रैपिड होगा, विद इन नॉट इवन सेकेंड्स इज ऑल्सो लाइक अ वेरी अलॉट ऑफ टाइम, मिली सेकेंड्स में अपना मैसेज ट्रांसफ़र करेंगे एंड इट इज़ वेरी शॉर्ट लिव्ड, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा. बट हॉर्मोन्स के साथ ऐसा नहीं है. हॉर्मोन्स दे रिमेन इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड अफेक्ट एन ऑर्गन, the target organ, for a longer period of time. So as nerve fibers do not innervate all the cells of the body and the cellular functions need to be continuously regulated. Continuously regulate करना पड़ता है, continuously nerve signals छोड़ने पड़ता है, so that the function is, जब तक होना होता है तब तक होता है, तो हमेशा रेगुलेट करना पड़ता है. तो एक स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत थी, जो कि कौन प्रोवाइड करता है? एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड करता है. नाउ न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों ही जॉइंटली कोऑर्डिनेट करता है फिजियोलॉजिकल फंक्शंस. बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे जॉइंटली कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द बॉडी. सो द इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने क्या पढ़ा कि कैसे न्यूरल सिस्टम पॉइंट टू पॉइंट रैपिड, शॉर्ट लिव्ड और हमेशा इसको रेगुलेट करना पड़ता था. इसके वजह से वी गॉट अ सिस्टम कॉल्ड एंडोक्राइन सिस्टम विच प्रोड्यूस हॉर्मोन्स एंड इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन. बट बोथ the endocrine system and the neural system, they jointly coordinate the physiological act. Now we'll see what is endocrine gland and hormones. What are endocrine glands and hormones, or how they are related? So endocrine glands से ही hormone produce हो रहा है. So hormones are secreted by endocrine glands. Now what are endocrine glands? Endocrine glands are basically ductless glands. Ductless मतलब एक gland है, उसके पास उसका खुद का डक्ट है. और ये डक्ट क्यों है? ये डक्ट इसीलिए है ताकि इस ग्लैंड का जो सेक्रीशन है वो टारगेट ऑर्गन पे
जाके वर्क कर सके. सो ये डक्ट के थ्रू ये हार्मोन और एंजाइम और व्हाटएवर इट्स सेक्रीशन इज, ये इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा टारगेट ऑर्गन में, ताकि बेसिकली फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो है रिक्वायर्ड वो हो सके. सो जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, दिस डू नॉट हैव डक्ट्स, दिस इज एब्सेंट इन एंडोक्राइन ग्लैंड. तो ये अपना जो सेक्रेशन है वो कहाँ पोर करेगा और कैसे वो ट्रांसपोर्ट होगा टारगेट ऑर्गन के पास. तो ये अपना सेक्रेशन डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में सेक्रीट करता है. फिर ये ब्लड, दिस इज मेनली अ ब्लड वेजल. तो ये जो सेक्रीशन है अपना, ये ब्लड स्ट्रीम में सेक्रीट कर रहा है और ये ब्लड स्ट्रीम ट्रांसपोर्ट कर रहा है इस ग्लैंड का सेक्रीशन to the target organ. So endocrine gland is basically ductless, whereas we also have some exocrine glands. What are exocrine glands? Now exocrine glands are glands which have ducts और इनका secretion basically enzymes होता है. For example, we have our salivary gland के पास ducts होते हैं and the ducts secrete the secretion is obviously salivary amylase and many more. तो सलाइवरी अमाइलेज कैसे सलाइवरी ग्लैंड से सेक्रीट हो रहा होता है? थ्रू अ डक्ट. और ये डक्ट ही बेसिक टारगेट ऑर्गन या जहाँ उसको सेक्रीट होना होता है वहाँ पे उसको कर रहा होता है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स. एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास डक्ट नहीं होता है, वेयरएज एक्सोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट होता है. इट इज रिटन ओवर हियर दैट एंडोक्राइन ग्लैंड्स लैक्स डक्ट्स एंड हेंस दे आर डक्टलेस ग्लैंड. और इसका ही सेक्रीशन हार्मोन्स होता है. व्हाट आर हार्मोन्स? हार्मोन्स आर द सेक्रीशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड, राइट. सो अब हार्मोन्स के बारे में हम देखेंगे. हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स. बेसिकली मैसेंजर्स क्यों? क्योंकि ये फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी खुद नहीं कर रहे होते हैं, ये टारगेट ऑर्गन पे जाते हैं, फिर वो जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है उसको इनिशिएट करवाते हैं. सो दिस आर बेसिकली मैसेंजर्स. ओके, सो हार्मोन्स आर केमिकल messengers, right? These are chemical messengers. Now previously हम इसके definition के बारे में देखें तो not much was given in the definition. It was only stated कि chemical messengers है जो कि target organ पे जाते हैं और अपना function करवाते हैं, जो भी physiological function होने को करवाते हैं. But the new definition adds up a lot more in that. क्या add करते हैं? Hormones are produced in ट्रेस अमाउंट, बहुत ही कम अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं. क्यों बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है? क्योंकि हार्मोन्स आर प्रोटीनियस इन नेचर, पेप्टाइड इन नेचर. तो प्रोटीन नेचर है इसका, हम बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि ऑब्वियसली आवर बॉडी नीड्स प्रोटीन इन अ लॉट ऑफ फंक्शन. तो प्रोटीन हम वेस्ट नहीं कर सकते. सो दे आर प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट. ऑल्सो दे आर नॉन न्यूट्रिएंट. इसका बस यही यूज़ है कि ये केमिकल मैसेंजर्स जैसे एक्ट करते हैं, टारगेट ऑर्गन तक जाते हैं, बाकी इनका कोई केमिकल यूज़ नहीं है. ऑर्गन के बाद जैसे केमिकल ऑर्गन तक जा रहे हैं, अपना मैसेज पहुंचा रहे हैं, देन दे आर एक्सक्रीटेड आउट थ्रू यूरिन. सो इसका कोई भी न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं है, कोई भी न्यूट्रिटिव नेचर नहीं है. सो दीज आर कॉल्ड नॉन न्यूट्रिटिव केमिकल्स विच एक्ट्स एज chemical messengers. Intercellular chemical, it is written over here, intercellular chemical messengers. intercellular क्या होता है? अब दो सेल के बीच में अगर कोई केमिकल मैसेंजर की तरह एक्ट कर रहा है तो उसको बोलेंगे इंटरसेल्युलर केमिकल मैसेंजर्स एंड प्रोड्यूस्ड इन वेरी ट्रेस अमाउंट. सो द न्यू डेफिनेशन कवर्स अ लॉट ऑफ मोर इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द hormones, but the previous one did not do so. इसलिए हमें न्यू वन की ज़रूरत पड़ी. So they are hormones are secreted by the endocrine glands. अब यहाँ लिखा है organized endocrine glands. What is organized endocrine glands? Organized मतलब हर एक सेल अपना एक फंक्शन कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल अगर उसमें डक्ट नहीं है तो देयर इज़ अ मैकेनिज्म कि वो कैसे ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, कौन सा सेक्रेटरी सेल्स है वो हार्मोन बनाएगा. सो दीज आर बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स. नाउ विल सी कि
वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स दोनों में कैसे दिस ऑल एक्ट ऑफ हॉर्मोन्स एंड सेक्रीशन टेक्स प्लेस, और क्या डिफरेंस है दोनों में. सो बेसिक डिफरेंस यही है दैट इनवर्टिब्रेट्स आर सिंपल ऑर्गेनिजम्स. सो सिंपल ऑर्गेनिजम्स है तो उनका एंडोक्राइन सिस्टम भी सिंपल होगा, बहुत ज़्यादा लोचा नहीं होगा. हमारे जैसे वर्टिब्रेट्स में वी हैव अ वेरी एडवांस्ड एडवांस्ड तरीका है टू डू एवरी फंक्शन. तो इनवर्टिब्रेट्स में क्या होगा, देयर इज अ सिंपल एंडोक्राइन ग्लैंड, 1 या 2 सेल का, 3 सेल का, जैसा टाइप का ऑर्गेनिज्म है उसके हिसाब से ग्लैंड होगा. फिर वही ग्लैंड तुम्हारा हार्मोन्स रिलीज़ करेगा, और बहुत सारे केमिकल्स नहीं होंगे हार्मोन रिलीज़ के वक्त. फ्यू हार्मोन्स ही होगा, और फ्यू हार्मोन्स से उनका सारा फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी हो रहा होगा. बट वेयर एज वी सी इन वर्टिब्रेट्स में देयर इज अ लॉट ऑफ केमिकल्स, अ लॉट ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स that acts as hormones and provide coordination. So this is the basic difference. It is written also over here. Invertebrates possess a very simple endocrine system with a very few hormones, whereas a large number of chemicals acts as hormones and provide coordination in the vertebrates. ठीक है, तो यही बेसिक डिफरेंस था इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स के एंडोक्राइन सिस्टम में. अब हम अपना, सिंस वी आर स्टडिंग human physiology, so we'll see human endocrine system in detail. Okay, so human endocrine system क्या है, किस चीज़ से बना है, we will see that. तो human endocrine system constitutes of glands and hormones. द ग्लैंड्स एंड इट्स जो प्रोड्यूस कर रहा होता है, ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हॉर्मोन्स प्रोड्यूस कर रहा है. सो ग्लैंड्स एंड इट्स हॉर्मोन्स. अब कौन कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है और कहाँ से प्रोड्यूस कर रहा है, विल सी दैट. नंबर 1 सबसे पहले हम देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड. देखो कहाँ प्रेजेंट है, इट इज़ प्रेजेंट ओवर हियर इन दिस रीजन एंड वेरी इंपॉर्टेंट. विल स्टडी इन डिटेल अबाउट इट. दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड. दिस फिगर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में देखेंगे, पीनल ग्लैंड के बारे में देखेंगे. दिस इज थायराइड एंड पैराथायराइड. दिस इज थाइमस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इम्यून सिस्टम. इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे. फिर पैनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड, ओवरीज एंड टेस्टीज. ना ओवरीज और टेस्टीज को, ओवरीज इन फीमेल एंड टेस्टीज इन मेल, इनको साथ में हम बोलते हैं गोनैड्स, राइट. तो गोनैड्स भी देखेंगे क्या क्या इससे सेक्रीट हो रहा है एंड द फंक्शन ऑफ द हार्मोन सेक्रीटेड बाय देम. सो ये सारा हम डिटेल में देखेंगे क्या होता है. और ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी बोला अभी भी बोल रही हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्सो वी सी बिसाइड्स these glands we see some other organs as well, which produce hormones. इनके अलावा भी अदर ऑर्गन्स है जो कि हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उनका बेसिक फंक्शन सिर्फ हार्मोन प्रोड्यूस करना ही नहीं है. फॉर एग्जांपल गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का ऑब्वियसली डाइजेस्टिव पर्पस है, पर बिसाइड्स दैट पर्पस दे ऑल्सो सेक्रेट सम हॉर्मोन्स. फिर लिवर है, किडनी है, हार्ट है, दे ऑल्सो प्रोड्यूस हॉर्मोन्स. तो इस पैराग्राफ में इट्स स्टेटेड the introductory part of the endocrine which I explained. See, the glands are written over here, and a brief account of structure and functions of all major endocrine glands and hypothalamus is given. Now we'll study the brief account of the hypothalamus and all the endocrine glands. Hypothalamus is not considered as an endocrine gland. क्यों? क्योंकि hypothalamus का खुद का जो हॉर्मोन्स है वो कोई फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं करवा रहा है, वो सिर्फ रिलीजिंग और इनहिबिटरी हॉर्मोन्स सिक्रीट करता है, जो कि बेसिकली एक्ट करता है पिट्यूटरी पे. तो पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करता है और उससे सेक्रीट रिलीजिंग हॉर्मोन्स या फिर इनहिबिटरी हार्मोन सेक्रीट करवाता है, जो कि फिर बाद में फिजियोलॉजिकल फंक्शन करवाता है. सो वी डू नॉट कंसिडर हाइपोथैलेमस एज अ ग्लैंड, एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड. सो विल स्टडी कि हाइपोथैलेमस में क्या है आगे, राइट. सो व्हाट इज नाउ हाइपोथैलेमस. अब पहले हम देखेंगे इसका पोजीशन. इट इज सिचुएटेड कहाँ पे, बेसल पार्ट ऑफ द डायनसेफेलिन. नाउ व्हाट इज बेसल पार्ट ऑफ द डायनसेफेलिन.
सी डायनसेफलिन इज प्रेजेंट इन द फोर ब्रेन. हमारे ब्रेन का 3 पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. सो डायनसेफलिन इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन और द बेसल पार्ट, नीचे वाला पार्ट ऑफ द डायनसेफलिन में हाइपोथैलेमस प्रेजेंट है. So the hypothalamus is present in the basal part of the diencephalon of the forebrain, right? And it do not produce any hormone of its own. Very important. This hypothalamus regulates a lot of functions. लेकिन ये कैसे रेगुलेट करता है? पिट्यूटरी से रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन सेक्रीट करके. अब ये कैसे इसमें हार्मोन सेक्रीट हो रहा है? द हाइपोथैलेमस हैज़ न्यूक्लियाई. What are nuclei? Nuclei are neurosecretory cells. These are neurosecretory cells. Neurons के through these hormones pass, transported. So they are called neurosecretory cells and produce hormones. ठीक है, तो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस वाला न्यूक्लियाई नहीं, डिफरेंट न्यूक्लियाई. सो न्यूक्लियाइज आर द सेल्स को हम बोलेंगे न्यूक्लियाई. और न्यूक्लियाई क्या होता है? दीज आर न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स. सो उससे हॉर्मोन्स प्रोड्यूस हो रहा होता है. ओके, नाउ विल सी व्हाट्स रिटन ओवर हियर. हाइपोथैलेमस इज बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफलिन, forebrain, and it regulates a wide spectrum of the body functions. Several groups of neurosecretory cells called the nuclei which produce the hormones. These hormones regulate the synthesis and okay. Now these मैंने बताया these hormones क्या करता है? Regulates the synthesis and secretion of the pituitary hormone, right? However, the hormones produced by hypothalamus are of two types. Okay. Now we'll see कि hypothalamus जो hormones produce कर रहा है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है और उसका फंक्शन क्या है. सो हाइपोथैलेमस 2 टाइप का हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता है. नंबर 1 रिलीजिंग हार्मोन्स एंड नंबर 2 इज इनहिबिटिंग हार्मोन. सो व्हाट आर रिलीजिंग हार्मोन्स? रिलीजिंग हार्मोन्स जो है वो स्टिमुलेट करेगा सेक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स. रिलीजिंग हार्मोन जो है, मान लो रिलीजिंग हार्मोन रिलीज हुआ, ओके, हाइपोथैलेमस से रिलीज़ हो रहा है, पिट्यूटरी के पास जा रहा है, राइट? वो पिट्यूटरी को बोलेगा कि फॉर एग्जांपल एक्स, हार्मोन एक्स रिलीज़ करो. हम देखेंगे क्या है पिट्यूटरी हार्मोन्स अभी, सो हम फिर उसके बारे में बोलेंगे. अभी एक्स मान लो, एक्स को रिलीज़ करो. और इनहिबिटरी हार्मोन क्या है? फॉर एग्जांपल एक्स फिर टारगेट ऑर्गन पे जा रहा है, अपना काम करवा रहा है, इसका काम हो गया, ठीक है. अब इसका काम हो गया तो इसको अब बंद भी करवाना होगा. दिस ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड को बंद करवाना होगा, सिग्नल देना होगा कि भाई रुक जाओ भी. तो ये इनहिबिटरी हार्मोन करवाएगा. इनहिबिटरी हार्मोन फिर पिट्यूटरी के पास जाएगा, उसको बोलेगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड एक्स मत रिलीज़ करो अब. सो ये दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटरी हार्मोन. सो जो हाइपोथैलेमस है ये 2 टाइप्स का हार्मोन रिलीज़ करता है, इनहिबिटरी हार्मोन as well as releasing hormone. Now अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे. क्या एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल है इसका GnRH. GnRH इज गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन. गोनाडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है. ये क्या करवाता है? पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा और बोलेगा पिट्यूटरी को गोनाडोट्रोफिन्स रिलीज कराना. अब गोनाडोट्रोफिन्स हम देखेंगे क्या होता है. मेनली FSH एंड LH आर गोनाडोट्रोफिन्स. तो ये पिट्यूटरी के पास जाएगा और बोलेगा गोनाडोट्रोफिन्स रिलीज करो. अब ये तो रिलीजिंग का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है. इसको बंद, ये नेगेटिव फीडबैक के थ्रू ये बंद होता है. विल सी दैट इन डिटेल इन लेटर चैप्टर्स. बट अब हम इनहिबिटरी का एग्जाम्पल देखें तो सोमैटोस्टैटिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनहिबिटरी हार्मोन. नाउ इनहिबिटरी किसको इनहिबिट करेगा? तो ग्रोथ हार्मोन करके एक हार्मोन है जो कि पिट्यूटरी से सिक्रीट हो रहा होता है. और इसका बेसिक फंक्शन क्या है? ग्रोथ हार्मोन का बेसिक फंक्शन है ग्रोथ ऑफ द बॉडीज. ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन ग्रोथ होगा. द ग्रोथ, हाइट में ग्रोथ, वेट में ग्रोथ, वट एवर, विल सी दैट ग्रोथ हार्मोन के बारे में. तो ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करेगा, ठीक है. क्यों इनहिबिट करेगा? कोई खली तो नहीं बनता है, बहुत कम ऐसे रेयर केसेस होता है कि खली बन जाता है, इतना टॉल हो जाता है. सो देयर इज अ लिमिट
ये ग्रोथ हार्मोन का एक्शन का, और ये लिमिट कौन करवाएगा? सोमैटोस्टैटिन. क्यों? सोमैटोस्टैटिन इज ए इनहिबिटरी हार्मोन विच इज सेक्रेटेड बाय द हाइपोथैलेमस. सो हमने दो एग्जाम्पल्स देखे कि how somatostatin acts as inhibitory hormone and how GnRH acts as a releasing hormone. अब हम देखेंगे कि ये जो हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स है वो ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है. हमने पढ़ा था कि न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स से सेक्रीट हो रहा होता है थ्रू न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स कॉल्ड न्यूक्लियाई. ना ये जो हॉर्मोन्स का ओरिजिन है वो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स के थ्रू हो रहा होता है, राइट. हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स जो होता है इनका ओरिजिनेट वहाँ से होता है और इनका फिर दे पास थ्रू द एक्सॉन्स एंड रिलीज एट द नर्व एंडिंग्स. ओके, एंड देयर इज अ पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम. अब पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम, दिस इज एन आर्टरी, दिस इज अ whatever gland or organ whatever will also learn portal circulatory system in liver में भी एक पोर्टल होता है. पोर्टल इज लाइक कि वहाँ पे आने का भी जगह है और जाने का भी जगह. एक ऑर्गन्स से a lot of blood vessels are connected for easy transport. So there's a portal circulatory system which regulates the function of the anterior pituitary as well as hypothalamus. So दिस वॉज ऑल अबाउट हाइपोथैलेमस. कैसे हाइपोथैलेमस में रिलीजिंग हार्मोन्स और इनहिबिटरी हार्मोन्स होता है. दीज हार्मोन्स ओरिजिनेट इन द हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स and pass through the axons and are released from their nerve endings. We saw कि nerve endings since they are neurosecretory cells तो through neurons के through ही इनका transport होगा till the pituitary organ. Now we'll see कि अब ग्लैंड्स का क्या फंक्शन है और उनके हॉर्मोन्स का क्या फंक्शन है और कैसे सेक्रेट कर रहे हैं. दिस वाज ऑल अबाउट हाइपोथैलेमस. अब हम स्टार्ट करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट. सो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होता है? द फर्स्ट क्वेश्चन इज लोकेशन. लोकेटेड एट द बेसल. हमने पढ़ा था कि हाइपोथैलेमस जो है वो बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफ्लन में प्रेजेंट होता है. अब पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक कैविटी में होता है और उस कैविटी का नाम है सेला टर्सिका. इट इज़ रिटन ओवर हियर सेला टर्सिका. तो लोकेशन इज सेला टर्सिका में प्रेजेंट होता है, एक कैविटी में होता है जिसका नाम है सेला टर्सिका. वेरी इंपॉर्टेंट. और ये सेला टर्सिका जो है, ये जो कैविटी है उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है. और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है दिस इज अटैच्ड टू हाइपोथैलेमस बाय अ स्टॉक. वी कैन सी इन दिस डायग्राम. ये दिस इज द हाइपोथैलेमस, दिस इज एंटीरियर पिट्यूटरी, दिस इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड इट इज अटैच्ड विद अ स्टैक. और यहाँ पे पोर्टल सर्कुलेशन के बारे में भी दिख रहा है. सी, दिस इज द पोर्टल सर्कुलेशन. So pituitary gland is present in the cavity called sella turcica and is attached to hypothalamus by a stalk. अब हम anatomically देखेंगे कि pituitary gland कैसा है और किस किस चीज़ों में divided है. So anatomically pituitary gland जो है वो two parts में divided है. That is adenohypophysis and neurohypophysis. So anatomically हम देखेंगे pituitary gland adenohypophysis में डिवाइडेड है और न्यूरोहाइपोफाइसिस में है. दिस adenohypophysis इज बेसिकली एंटीरियर पिट्यूटरी और न्यूरोहाइपोफाइसिस इज बेसिकली पोस्टीरियर पिट्यूटरी. अब हम देखेंगे कि adenohypophysis किस इसके पार्ट से कौन सा हॉर्मोन्स सिक्रीट होता है और इसका पार्ट्स बेसिकली है क्या. तो दिस इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पोर्शंस विच इज़ पार्स डिस्टालिस एंड पार्स इंटरमीडिया. और अब ये पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया ये जो पोर्शंस है दे विल सेक्रीट वेरियस हॉर्मोन्स. सो जो पार्स डिस्टालिस एंड पार्स इंटरमीडिया. अब पार्स डिस्टालिस क्या क्या हार्मोन सेक्रीट करता है? सो वी हैव ग्रोथ हार्मोन. लेट मी जस्ट चेंज द कलर ताकि ये ज़्यादा विजिबल हो एंड विद एज वेल. तो ग्रोथ हार्मोन सबसे पहले तो प्रोलैक्टिन
सारे हार्मोन्स का फंक्शंस और इम्पोर्टेंस हम जानेंगे। फिर TSH विच इज़ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH दैट इज़ एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, फिर LH and FSH। LH and FSH are basically गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स और ये गोनाड्स के रिप्रोडक्शन में बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो LH and FSH। नाउ हम देखेंगे पार्स इंटरमीडिया में क्या क्या सेक्रेट हो रहा है। विल ओनली लर्न अबाउट MSH। ओनली MSH इज सेक्रेटेड बाय पार्स इंटरमीडिया पार्ट ऑफ द adenohypophysis and MSH is melanocyte secreting hormone, very important hormone for our metabolism, we'll see now। अब ये जो पार्स डिस्टालिस एंड पार्स इंटरमीडिया है, ये काफ़ी मैमल्स में हमने देखा है कि ये अलग अलग है। फॉर एग्जांपल डॉग्स में ये अलग अलग होता है, बट इन ह्यूमंस इट इज़ मर्ज्ड, राइट, इट इज़ मर्ज्ड। सो पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया जो है वो मर्ज्ड होता है, इसीलिए हम इसको साथ में ही एंटीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। वरना कुछ मैमल्स में, कुछ एनिमल्स में ओनली द पार्स डिस्टालिस इज कॉल्ड द एंटीरियर पिट्यूटरी। So we'll see what's written here. Adenohypophysis consists of two portions, as I said, pars distalis and pars intermedia. Distalis region of the pituitary is called anterior pituitary. Distalis part is called anterior pituitary, but since humans में ये merged होता है, so we'll call adenohypophysis, but only in the case of humans कि adenohypophysis is anterior pituitary, and it produces, as I said, growth hormone, prolactin, thyroid stimulating hormone, adenocorticotropic hormone, luteinizing hormone which is LH, and follicular stimulating hormone FSH. Now पास इंटरमीडिया के बारे में क्या लिखा है कि इट ओनली सेक्रीट्स वन हार्मोन कॉल्ड मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH। हावेवर इन ह्यूमंस, ओके, इट इज़ रिटन ओवर हियर कि ह्यूमंस में कैसे ये मर्ज्ड होता है। नाउ न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस क्या है? अगर एडिनोहाइपोफाइसिस एंटीरियर पिट्यूटरी है तो न्यूरोहाइपोफाइसिस वुड बी पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ऑब्वियसली पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और इसका पोर्शंस क्या है अब हम वो देखेंगे। सो अब इसका पोर्शंस क्या है? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पार्स नर्वोसा और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और न्यूरोहाइपोफाइसिस से बस दो हार्मोन निकलता है, दे डू नॉट सेक्रीट हार्मोन। सिंस हमने पढ़ा था कि हाइपोथैलेमस जो है वो डायरेक्ट कंट्रोल करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, तो ये बस स्टोर करता है और रिलीज़ करता है। विच टू हार्मोन्स? ऑक्सीटोसिन एंड vasopressin or ADH, antidiuretic hormone. So it's written over here vasopressin and oxytocin, which are actually synthesized by hypothalamus and transported axonally to neurohypophysis. Neurohypophysis खुद कोई भी हार्मोन सेक्रीट नहीं करता है, तो हाइपोथैलेमस सेक्रीट करता है। इट इज़ ओनली स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्टेड। ओके, अब हम देखेंगे डिफरेंट हार्मोन्स बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। सबसे पहले हम देखेंगे ग्रोथ हार्मोन। ओके, व्हाट इज़ ग्रोथ हार्मोन, हाउ इज़ इट सिंथेसाइज्ड एंड इसका फंक्शंस क्या है? सो ग्रोथ हार्मोन इज़ बेसिकली, आई एम राइटिंग ओवर हियर ग्रोथ हार्मोन, ओके, synthesized by anterior pituitary. Very important point, you should all make points of these things. Secreted by anterior pituitary, और बहुत अच्छे से लिखना है पार्स डिस्टालिस ऑफ adenohypophysis, right? What is the function? Function is obviously growth of tissues, growth of bodies. लेकिन the main question asked from growth hormone is the abnormality. What happens when there is abnormal secretion of growth hormone? So अगर growth hormone अगर increase there, if there is an increase in the growth hormone, abnormal increase in the growth hormone, it will lead to disease, into gigantism and acromegaly. स्पेलिंग देख लेना। सो नाउ विल सी क्या लिखा है इसमें। ओवर सेक्रीशन ऑफ GH causes abnormal growth of the body leading to gigantism, and low secretion will lead to stunt growth. Okay, we saw over secretion से क्या होता है, अब low secretion से क्या होगा? Dwarfism होगा। Dwarfism क्यों होगा? Obviously growth हो नहीं रहा है,
तो the individual will remain small, right? So dwarfism. ठीक है. Excess secretion of growth hormone in adults, especially in middle ages, can result in acromegaly, which may lead to serious complications and premature death if unchecked, right? The disease is hard to diagnose in early stages, पता नहीं चलता है, so it is very hard to diagnose, often undetected for many years until changes into external features. जब तक हमें symptom पता नहीं चलेगा, how will we diagnose it, कोई उतना ध्यान नहीं देता है. So it is very important to diagnose it, and अगर unnoticeable हुआ then it can lead to even death. Okay, so two major health problems we saw, gigantism and acromegaly, when there is an abnormal increase in the growth hormone, and if there is abnormal decrease of growth hormone, we see dwarfism. Now we'll study about prolactin. So prolactin is also secreted by pars distalis of adenohypophysis. Okay, pars distalis of adenohypophysis. Now what is the role of prolactin? Prolactin helps regulate the growth of the mammary gland and formation of milk in females. This is a very important question, and remember this, that prolactin regulates the growth of the mammary gland and formation of milk in them, but they do not help secrete milk. सेक्रीशन के लिए एक अलग हार्मोन है, ये बस ग्रोथ करवाएगा और फॉर्मेशन ऑफ मिल्क करवाएगा एट द टाइम व्हेन इट इज़ नेसेसरी. Okay, so two important roles is growth of mammary glands and formation of milk in them. अब हम देखेंगे TSH. What is TSH? Thyroid stimulating hormone, also a very important hormone. So TSH is also secreted by adenohypophysis, pars distalis, right? And TSH helps in the synthesis and secretion of thyroid hormone from thyroid gland. ओके, TSH के बारे में आई विल नॉट गो इनटू डिटेल. विल सी कि इसमें थायरॉक्सिन कैसे हमारे मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है. TSH ओनली सिंथेसिस और सिक्रीशन में हेल्प करता है थायराइड हार्मोन्स का. अब है ACTH. व्हाट इज ACTH? ACTH stimulates the secretion and synthesis of steroidal hormones called glucocorticoids from adrenal cortex. There is a gland called adrenal gland which is present in the anterior portion of the two kidneys. दोनों किडनीज में प्रेजेंट होगा और ये पैर में होता है adrenal gland. अब adrenal gland का दो पार्ट होता है, adrenal cortex and adrenal medulla. अब जो कॉर्टेक्स से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स निकल रहा है, एक हार्मोन होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, कि अब इसका सेक्रीशन कौन रेगुलेट कर रहा है? तो देयर इज अ हार्मोन कॉल्ड ACTH. Right, ACTH regulates synthesis and formation and secretion of glucocorticoids from adrenal cortex. Now LHS and FSH. What are LHS and FSH? They are gonadotrophins. As I said before, they are gonadotrophins, regulate gonadal activity, and इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है रिप्रोडक्शन में. विल ऑल्सो स्टडी इन द रिप्रोडक्शन चैप्टर अबाउट दम कि कैसे हेल्प करता है अबाउट फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स और सर्टोली सेल्स और रेगुलेशन ऑफ ओव्यूलेशन. हाउ डज इट हेल्प? जैसे LHS is the luteinizing hormone, FSH is the follicular stimulating hormone, and they have different roles in male and females. अब हम देखेंगे कि फीमेल्स में FSH क्या करवाता है. So in females, FSH का नाम ही है follicular stimulating hormone, right? तो they will, in females, they will help in growth and development of ovarian follicles. We'll see in later chapters reproduction में कि follicles क्या होता है. फॉलिकल्स ओवरीज में होता है एंड उससे ही ओव्यूलेशन होता है. देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ओवम फ्रॉम देम. सो FSH हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स. सो वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन. अब FSH मेल्स में क्या करवाएगा? मेल्स में तो फॉलिकल्स होगा नहीं, देयर इज नो ओवरीज इन मेल्स, सो दे विल एक्ट ऑन सर्टोली सेल्स. सर्टोली सेल्स आर सेल्स, विल स्टडी लेटर व्हाट आर सर्टोली सेल्स. याद रखना बस कि सर्टोली सेल्स कुछ होता है जो कि प्रेजेंट होता है
in male reproductive part, and which stimulates spermatogenesis. What is spermatogenesis? The formation of sperms is called spermatogenesis. तो FSH जो है मेल्स में spermatogenesis में हेल्प करता है और helps in maturation of sperm cells. तो spermatogenesis and maturation of sperm cells. Now this was the role of FSH. Now what does LH do? LH का भी मेल्स और फीमेल्स में डिफरेंट रोल होगा. फीमेल में क्या होगा? LH basically induces ovulation in females. So very important hormone, basically induces ovulation. Now what is ovulation? Ovulation मतलब होता है the release of the egg, right? There is a cycle and the release of the egg in the mid cycle, and this is regulated by LH. Now this also maintains corpus. ये पूरा reproduction का part है. Corpus luteum. What is corpus luteum? Corpus luteum एक organ, we cannot say it as organ, एक tissue है which basically produces progesterone for the survival of ovum. So ovum के survival के लिए प्रोजेस्टेरॉन का होना बहुत ज़रूरी है. सो जब तक कि प्लासेंटा बन नहीं जाता है, जब तक प्लासेंटा प्रोजेस्टेरॉन सेक्रीट नहीं करता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, सो कॉर्पस ल्यूटियम तब तक प्रोजेस्टेरॉन सेक्रीट करता है, एंड दिस LH मेंटेन्स कॉर्पस ल्यूटियम. ओके, सो टू very important functions is of LH in females is induces ovulation and maintains corpus luteum. Now what does it do in males? Females तो देख लिया, males क्या करवाता है? तो males में ये secretion and synthesis of androgens, androgen secretion and synthesis. अब androgen क्या होता है? Androgens are the group of hormones in males, which is important for the reproductive health of male. Androgen का example क्या होगा? Testosterone. Okay, so LH in males, what does it do? It stimulates the secretion and synthesis of androgen, and androgen are group of male hormones which are produced by Leydig cells or interstitial cells. Also in males इसको ICSH भी बोलते हैं, राइट? क्योंकि ये इंटेस्टिनल सेल्स पे एक्ट करता है. अब ये सेल्स क्या है ये हम डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, तो यहाँ पे हमने FSH LH के बारे में देखा. नाउ वी कम, एक बार हम NCERT में भी देखेंगे क्या लिखा है. एंड्रोजन्स फ्रॉम द टेस्टीज. In males, FSH androgens regulate spermatogenesis. Females, LH induces ovulation for fully matured Graafian follicles, maintains corpus luteum and remnants of the Graafian follicles. Okay, फिर FSH stimulates the growth and development of ovarian follicles in females. We studied this. अब MSH is secreted by posterior pituitary. That is neurohypophysis. कौन से part? Pars nervosa of neurohypophysis. So MSH क्या करता है? MSH is secreted. No, I'm sorry. I said it wrong. MSH is secreted by pars intermedia. My mistake. MSH is secreted by pars intermedia of adenohypophysis. उससे ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन रिलीज होता था. MSH is secreted by pars intermedia of adenohypophysis, right? It acts on the melanocytes. Melanocytes एक cells है जो कि melanin produce करते हैं. So they act on melanocytes and regulates pigmentation of skin. So let's see what's written. Acts on the melanocytes, okay, and regulates the pigmentation of the skin, right? ये दो फंक्शन है, acts on melanocytes and regulates pigmentation. Now अब हम देखेंगे कि न्यूरोहाइपोफाइसिस से कौन कौन सा रिलीज हो रहा है हॉर्मोन्स. नंबर 1 इज ऑक्सीटोसिन, a very important hormone, and this is the milk release hormone. हमने प्रोलैक्टिन के बारे में पढ़ा कि प्रोलैक्टिन से सिंथेसिस और फॉर्मेशन मतलब जस्ट फॉर्मेशन ऑफ द मिल्क was happening from prolactin, but वो रिलीज कौन करवाता है? ऑक्सीटोसिन is the hormone that releases the milk, right? So they act first. ये भी एक फंक्शन है. Now what is its second function? They act on smooth muscles and stimulates their contraction.
So oxytocin acts on smooth muscles and stimulates contraction. Now since we know that childbirth कैसे होता है, childbirth होता है जब uterus का जो the muscles of the uterus called the myometrium, 3 layer होता है, we know it, endometrium, myometrium, and one more is perimetrium. I think I'll have to check that. So जो myometrium होता है यूट्रस का, वो induces contraction during the चाइल्ड बर्थ, और वैसे ही चाइल्ड बर्थ होता है. तो अब ये मायोमेट्रियम को इसमें कौन इंड्यूस करवाएगा? सो ऑक्सीटोसिन इज़ द हार्मोन विच इंड्यूसेस कॉन्ट्रैक्शन. सो इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन चाइल्ड बर्थ, और चाइल्ड बर्थ के टाइम पे विगरस कॉन्ट्रैक्शन होता है. तो इसीलिए जिन भी प्रेग्नेंट फीमेल्स में अगर कॉन्ट्रैक्शन इंड्यूस नहीं हो रहा होता है, सो वी गिव ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन सो दैट कि कॉन्ट्रैक्शन इंड्यूस हो. सो इट इज़ हेल्पफुल इन चाइल्ड बर्थ. और एक और फंक्शन तो मैंने बताया ही दिया, स्टिमुलेट्स मिल्क इंजेक्शन फ्रॉम मैमरी ग्लैंड. सो लेट्स सी व्हाट्स रिटन. एक्ट्स ऑन द स्मूथ मसल्स, स्टिमुलेट्स देयर कंट्रैक्शन. फीमेल्स में चाइल्ड बर्थ में हेल्प होता है. एंड मिल्क इंजेक्शन. सो नीट में ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि मिल्क इंजेक्शन कौन करवाता है और मिल्क फॉर्मेशन कौन करवाता है. सो मिल्क फॉर्मेशन करवाता है प्रोलैक्टिन एंड मिल्क इंजेक्शन करवाता है this oxytocin. Very important. Now we'll learn about vasopressin. Now vasopressin is also called antidiuretic hormone. Antidiuretic hormone क्यों बोलते हैं? What is diuretic? Diuresis is excess of urine, abnormal excess of urine production is called diuresis. और antidiuretic hormone क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये excessive water loss को prevent करता है. तो कैसे prevent करता है? Reabsorption of water करवा के. So in the एक्सक्रीशन चैप्टर बहुत अच्छे से दिया हुआ है कि कैसे करवाता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन. सो इट स्टिमुलेट्स द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम डिस्टिल्ड कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स. DCT से रीअब्जॉर्प्शन करवाता है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का, ताकि वाटर लॉस कम हो, एंड सो कॉल्ड एंटी डायूरेटिक हार्मोन. अब नाउ अ वेरी important disease, diabetes insipidus. It is not a disease, obviously it is a disorder, राइट. डिसऑर्डर है ये, और बेसिकली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर. इसमें क्या होता है कि जो ADH है, देयर इज़ अ लॉस ऑफ सिक्रीशन ऑफ ADH का सही से सिक्रीशन नहीं हो पाता है, जिसके वजह से किडनी के पास वो एबिलिटी ही नहीं है कि वो वाटर रिजॉर्ब करे. सो दे देयर इज़ अ एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन, और उससे डिहाइड्रेशन होने का बहुत सारा चांसेस है. सो दिस इज कॉल्ड डायबिटीज इंसिपिडिस. So right, this is a disorder due to deficiency of ADH which results in the loss of the ability of kidneys to reabsorb water, so water loss and dehydration. And the symptom जो है वो है excessive urination. Excessive urination is the symptom. So diabetes insipid is very important. Now these hormones was all. तो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन यहाँ तक था. नाउ विल सी पीनियल ग्लैंड. पीनियल ग्लैंड का लोकेशन क्या है एंड हाउ डज इट हेल्प इन द फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पीनियल ग्लैंड. फर्स्ट हमने देखा पिट्यूटरी ग्लैंड. नाउ विल सी पीनियल ग्लैंड. हाइपोथैलेमस जो था वो एक ग्लैंड के अंदर नहीं आता है. सो वी सॉ हाइपोथैलेमस, वी सॉ पिट्यूटरी ग्लैंड. नाउ विल सी पीनियल ग्लैंड. नाउ फर्स्ट लोकेशन कहाँ लोकेटेड होता है? सो इट इज़ लोकेटेड इन द डोर्सल साइड ऑफ द फोर ब्रेन. इट इज़ रिटन ओवर हियर डोर्सल, सॉरी पेन, ओके, डोर्सल साइड ऑफ द फोर ब्रेन में प्रेजेंट होता है. और ये कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है? मेलाटोनिन. मेलाटोनिन इज द ओनली हार्मोन सेक्रेटेड बाय पीनियल ग्लैंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिंस इट रेगुलेट्स sleep wake cycle, 24-hour rhythm of the body, which is also called diurnal rhythm of the body. For example, ये example बहुत important है. It helps in the maintaining the normal rhythms of sleep wake cycle, body temperature,
पिगमेंटेशन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल एज वेल एज आवर डिफेंस कैपेबिलिटी. सो पीनियल ग्लैंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है किस किस चीज़ में. सो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है, स्लीप वेक साइकिल मेंटेन करता है, ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन द कलर ऑफ द बॉडी और आर हेयर वट एवर जहाँ पे भी मेलानिन इन्वॉल्व है, राइट. फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल भी रेगुलेट करता है और डिफेंस सिस्टम भी रेगुलेट करता है. सो द लोकेशन इज डॉर्सल साइड ऑफ द फोर ब्रेन एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज थिंग्स. बहुत सारी चीज़ों में इसका रोल है. ओके, नाउ thyroid gland. We'll start with thyroid gland. Very important and very frequently asked questions in NEET. Okay, thyroid gland जो होता है, अब हम पहले लोकेशन देखते हैं सारे चीज़ों का, सारे ग्लैंड्स का. तो हम लोकेशन देखेंगे कहाँ है. इस थायराइड ग्लैंड इज़ बेसिकली इसमें 2 lobes होता है एंड दीज 2 lobes आर प्रेजेंट इन आइदर साइड ऑफ द ट्रैकिया. इन द डायग्राम ऑल्सो वी कैन सी ये ट्रैकिया है, दिस इज़ द ट्रैकिया एंड थायराइड ग्लैंड इज प्रेजेंट. इट इज़ अ बटरफ्लाई शेप्ड, देखो बटरफ्लाई जैसा दिख रहा है ये. दिस इज़ अ बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड प्रेजेंट इन द आइदर साइड ऑफ द ट्रैकिया और इसके ऊपर में है वोकल कॉर्ड, राइट. अब ये दोनों जो है ये लोब्स है, दीज 2 आर लोब्स, बेसिकली 2 lobes, राइट. ये 2 lobes जो है ये कनेक्टेड है एक these 2 lobes are connected by a tissue called isthmus. This is the isthmus. इसको और clearly I will write. So these 2 are thyroid gland. These 2 are 2 lobes, and this part is the isthmus. Isthmus connects the 2 lobes of the thyroid gland. एंड नाउ ये थायराइड ग्लैंड जो है ये छोटे छोटे सेल्स से, दीज आर द सेल्स एंड स्ट्रोमा टिश्यूज. दीज सेल्स मेकअप द स्ट्रोमा टिश्यूज और इस सेल्स को हम बोलेंगे फॉलिकल्स. ईच फॉलिकल्स, अब ये फॉलिकल्स जो है ईच फॉलिकल इज मेड अप ऑफ फॉलिक्यूलर सेल्स, राइट. तो स्ट्रोमा टिश्यूज से बनता है, फॉलिकल्स एंड फॉलिक्यूलर टिश्यू. सो फॉलिक्यूलर सेल्स. सो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, कंपोज्ड ऑफ फॉलिक्यूलर सेल्स. सो द फॉलिकल्स आर कंपोज्ड ऑफ फॉलिक्यूलर सेल्स एंड दीज फॉलिक्यूलर सेल्स सिंथेसाइज हॉर्मोन्स, राइट. कौन सा हार्मोन, T3 एंड T4, राइट. T3 एंड T4 आर बेसिक थायराइड हार्मोन्स. T3 इज द मेन थायरॉक्सिन हार्मोन, इसका नाम है थायरॉक्सिन. And T4 is called tetraiodothyroxine. T3 is thyroxine, triiodothyroxine, and the T4 is tetraiodothyroxine. So it is written over here. Well, let's see. Each thyroid follicle is composed of follicular cells enclosing a cavity. Two hormones called. Wait a second. So. The follicular cells of the thyroid gland synthesize and secretes 2 hormones called the tetraiodothyronin and triiodothyronin. और ये जो tetraiodothyronin है it is also called thyroxine. Okay, so iodine. अब इसके नाम से ही पता चल रहा है टेट्रा इज 4 एंड आइडो इज आयोडीन, राइट. तो आयोडीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी एसेंशियल for the synthesis of these thyroid gland hormones. So iodine is essential for normal rate of hormone synthesis in the thyroid. अब इसके deficiency हो जाएगा तो क्या होगा. So अगर हमारे diet में if there is deficiency of iodine, so there it will result in hypothyroidism. हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो कम प्रोड्यूस होगा, क्योंकि आयोडीन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन. तो थायरॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं होगा तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा. अब व्हाट इज़ द सिम्टम क्या होगा, एनलार्जमेंट ऑफ थायरॉयड ग्लैंड. क्यों एनलार्जमेंट, अब बॉडी को थायरॉक्सिन हार्मोन चाहिए. सो द थायरॉयड ग्लैंड विल एनलार्ज इटसेल्फ टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बॉडी. अपने आप को बड़ा कर लेगा और बड़ा
हो जाएगा थायराइड ग्लैंड, सो देयर विल बी अ स्वेलिंग, दैट स्वेलिंग इज goiter. Goiter will occur, there is a swelling in the neck region of the throat region of the neck, right? So goiter होगा, क्यों? अगर iodine, if there is a deficiency of iodine in our diet, राइट. नाउ व्हाट इज़ हाइपोथायरॉयडिज्म? हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में तो हमने पढ़ा कि एडल्ट में क्या होता है. हाइपोथायरॉयडिज्म में आयोडीन का डेफिशिएंसी हो जाएगा, गोइटर हो जाएगा, राइट. नाउ इफ दिस इज ऑल्सो वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड question, if there is a hypothyroidism in a female and if she is pregnant, so it is a very critical case. Hypothyroidism during pregnancy can cause defective development and maturation of the growing baby. बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा growing baby को, राइट. सो hypothyroidism अगर किसी भी प्रेग्नेंट फीमेल में हो जाए तो बेबी विल बी अफेक्टेड वेरी बैडली. सो बेबी में क्या होगा? ग्रोथ नहीं होगा सही से, मेंटल रिटार्डेशन होगा, IQ लो होगा और अबनॉर्मल स्किन होगा और डेफ म्यूटिज्म तो होगा ही. सो जो थायराइड हार्मोन है, थायरॉक्सिन है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन एंड इट विल cause the baby a lot of abnormalities, right? So let's see what happens. Baby leading to stunt growth, as I said, it is called cretinism, right? So it is if it is not visible, wait, let me check. Yeah, cretinism. So it will affect the baby, stunt growth, cretinism, mental retardation, low intelligence quotient, abnormal skin, deaf and mutism, right? So in adult women, hypothyroidism may cause menstrual cycle to become irregular. So अगर hypothyroidism होता है तो the menstrual cycle will also be affected. ये हमने देखा जब थायराइड हार्मोन कम हो रहा है. If there is a decrease in thyroid hormone, what did we see? We see menstrual cycle gets affected, goiter, and in babies cretinism, and the cretinism will occur and your menstrual cycle gets affected. Now what if there is a hypersecretion of thyroid gland? So hypersecretion क्यों होता है? Generally if there is development of nodules or due to the cancer of the thyroid gland, so the synthesis of thyroxine increases very largely, very rapidly. So there is an abnormal level of this thyroxine hormone and this will cause hyperthyroidism. अब hypothyroidism होगा तो उसका क्या symptom है? What will happen after that? तो there will be a exothalamic goiter will occur. Okay, exothalamic goiter is a form of hyperthyroidism और इसमें भी हम enlargement of thyroid gland देखेंगे. एंड दिस ऑल डिजीज एक्सोथैलेमिक goiter ड्यू टू द nodule formation और is called Graves disease. वेरी इंपॉर्टेंट, Graves disease वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड. तो Graves disease के बारे में हम देखेंगे क्या. एक्सोथैलेमिक goiter is a form of hyperthyroidism. अब कैरेक्टराइज्ड बाय what are the symptoms? क्या देखने को मिलेगा इस डिजीज में? enlargement of the thyroid gland, protrusion of eyeballs, protrusion मतलब आंखें बाहर की ओर निकलेंगी, increased basal metabolic rate. What is basal metabolic rate? So thyroxine hormone is very important for basal metabolic rate. So thyroxine खुद में important है BMR के लिए. ओवरऑल जो एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म हो रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है थायरॉक्सिन हार्मोन. तो अगर थायरॉक्सिन हार्मोन अगर इफेक्ट हो रहा है तो देयर विल ऑब्वियसली बी इंक्रीज इन BMR. फिर वेट लॉस होगा. इफ देयर इज इंक्रीज इन BMR बहुत जल्दी द एनर्जी विल बी यूज. सो वेट लॉस इज अ डेफिनेट थिंग टू हैपन. सो दिस इज कॉल्ड ग्रेव्स डिजीज. वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ अब हम देखेंगे कि थायरॉक्सिन हार्मोन का, थायराइड हार्मोन का फंक्शन क्या है. व्हाट इज़ द रोल ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन? सो बेसल मेटाबॉलिक रेट में बहुत, एज आई सेड, रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR में बहुत इंपॉर्टेंट है. सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ RBCs के फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए थायराइड हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड इट ऑल्सो सेक्रीट्स अ हार्मोन कॉल्ड थायरोकैल्सिटोनिन. नाम में ही कैल्सिटोनिन है, मतलब कैल्शियम लेवल्स रेगुलेट करेगा. सो ब्लड कैल्शियम लेवल रेगुलेट करेगा अलॉन्ग विथ पैराथायरॉयड हार्मोन विच विल स्टडी नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पैराथायरॉयड हार्मोन. तो इससे एक पैराथायरॉयड
हार्मोन निकलता है विच अलॉन्ग विथ थायरोकैल्सिटोनिन, ये हमारे ओवरऑल बॉडी की कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है. सो दीज वर द फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन. सो नाउ दिस वाज ऑल फॉर थायराइड हार्मोन. नाउ तो अब हम देखेंगे पैराथायराइड हार्मोन के बारे में. सो व्हाट इज पैराथायराइड हार्मोन, what is parathyroid hormone and how is it secreted from the parathyroid gland and where is it present. So this is the location of parathyroid hormone. It is written over here. So ये डॉर्सल साइड है. दिस इज द डॉर्सल साइड. आई होप यू गाइज नो व्हाट इज डॉर्सल एंड व्हाट इज वेंट्रल. जो पीछे का साइड है वो हमारा डॉर्सल साइड है. सो पैराथायराइड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट. दीज आर 4 in number, two pairs. So these are present in the dorsal side of the thyroid gland, right? 4 होते हैं, 2 in each lobes. So देखते हैं क्या लिखा है NCERT में. Yeah, present at the back side of the thyroid gland, 1 pair each in each lobe of the thyroid gland. Now parathyroid gland secrete a peptide hormone called the parathyroid hormone. Peptide hormone मतलब proteinous in nature. कुछ हार्मोन प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं एंड कुछ हार्मोन्स जो होते हैं वो स्टेरॉयडल इन नेचर होता है. विल सी व्हाट हार्मोन्स आर प्रोटीनियस एंड व्हाट आर स्टेरॉयडल. सो पैराथायराइड हार्मोन PTH इज प्रोटीनियस इन नेचर and the secretion of PTH is regulated by circulating levels of calcium ions. So basically calcium ions अगर ज़्यादा है तो सेक्रीट नहीं होगा, कम है तो सेक्रीट होगा. कैसे होगा, क्यों होगा, लेट अस स्टडी. पैराथायराइड हार्मोन इंक्रीजेज द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, राइट. तो अगर हमारे ब्लड में इफ़ वी हैव लेस कैल्शियम लेवल्स इन द ब्लड, सो पैराथायराइड हार्मोन क्या करेगा, उसको इंक्रीज़ करेगा. कैसे इंक्रीज़ करेगा. सो हमारे बोन्स में, बोन इज़ द मेजर रिजर्वर ऑफ कैल्शियम. तो बोन से बोन रिजॉर्प्शन होगा और डीमिनरलाइजेशन और डिसोल्यूशन भी बोलेंगे उसको. डिसोल्यूशन एंड डीमिनरलाइजेशन के थ्रू बोन का रिजॉर्प्शन होगा एंड हमारे ब्लड में वो कैल्शियम का लेवल उससे बढ़ेगा. बोन के रिजॉर्प्शन होने से कैल्शियम का लेवल ब्लड में बढ़ेगा. तो PTH क्या करता है, ब्लड में कैल्शियम लेवल्स बढ़ाता है. Now it also stimulates reabsorption of calciums by renal tubules and increases calcium absorption from digested food. अब डाइट से भी कैल्शियम आ रहा होगा तो डाइट से भी जो absorption of calcium कौन करवाता है, so the PTH. And renal tubules मतलब द किडनी के DCT and PCT, these are renal tubules. तो इसमें से भी if there is any calcium that is getting out of the body, so इसको भी resolve करवाएगा. what PTH hormone will stimulate the resorption. सो 3 तरीके से कराएगा. बोन रिजॉर्प्शन, डाइजेस्टेड फूड से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन एंड कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बाय द रीनल टिब्यूल्स. सो इट इज़ क्लियर दैट PTH इज़ ए हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन. हाइपर कैल्सेमिक मतलब ब्लड में कैल्शियम को बढ़ाना. सो PTH इज़ अ हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन. इट इंक्रीजेज द ब्लड कैल्शियम लेवल. नाउ व्हाट डज TCT डू. TCT ऑपोजिट करेगा. क्या करेगा, ये ब्लड में कैल्शियम लेवल्स को कम करेगा. कैसे कम करेगा. सो जो रिजॉर्प्शन हो रहा था वो रिजॉर्प्शन को रोक के एंड रिजॉर्प्शन को रोकेगा एंड जो अब्जॉर्प्शन ऑफ इन रीनल टिब्यूल्स है, फिर डाइजेस्टेड फूड में से जो अब्जॉर्प्शन है, इफ देयर इज़ बहुत ज़्यादा कैल्शियम लेवल्स इन द ब्लड तो TCT जो था थायरोकैल्सिटोनिन दे विल रेगुलेट इट, right. So PTH and TCT, they are antagonistic in nature. Now we'll study about thymus gland. Thymus gland कहाँ present होता है, क्या function होता है and what kind of hormones they secrete. So thymus gland is a lobular structure. lobes होता है इसमें भी, जैसे कि thyroid में होता था, इसमें भी lobes है और these are present location, very important, between the lungs, behind the sternum, on the ventral side of the aorta. Now ventral side, ventral और dorsal जाना बहुत ज़रूरी है. ventral side मतलब आगे की ओर, dorsal is पीछे की ओर. So sternum जो है the middle जिसे ribs attached है उसको sternum बोलते हैं. sternum जो है sternum के पीछे, sternum के behind ventral side of the aorta. हार्ट का जो aorta है उसके ventral side में और sternum के पीछे between the lungs it is present.
So the thymus plays a very important role in the development of the immune system. So thymus का role बस immune system में ही है. Immune system जो body का है, the thymus has a major role in it. कैसे? It produces thymosins. Thymosins is also again a peptide hormone and produces thymosins. और ये thymosins क्या करता है? Differentiation of T lymphocytes. Will study about T lymphocytes, B lymphocytes, cell mediated immunity in class 12th in the chapter health and diseases, right? So thymosins क्या regulate करता है? Differentiation of T lymphocytes. T lymphocytes are basically cells जो कि defense cells होता है, right? So cell mediated immunity में help करता है thymosins. Also thymosin जो होता है वो antibody produce करने में भी help करता है. Antibody, what are antibodies, ये हम जानेंगे in the same chapter as I said before. So antibody के production में भी help करता है. और जो immunity हमें antibody से मिलती है उसे हम बोलेंगे humoral immunity. So thymus is a very important with respect to immune system of our body. Now जो old individuals है उनमें जो इम्यूनिटी है बहुत कम हो जाती है. क्यों कम हो जाती है? बिकॉज ये थाइमस ग्लैंड जो है, थाइमस ग्लैंड इज इन इट्स पीक ड्यूरिंग अडोलेसेंस, ड्यूरिंग प्यूबर्टी अपने पीक पे होती है. सो देयर इज मैक्सिमम इम्यूनिटी ड्यूरिंग दैट पीरियड. और जैसे जैसे एज बढ़ती है द थाइमस ग्लैंड गेट्स डीजेनरेटेड. सो thymus is degenerated in old individuals resulting in a decreased production of thymosins. So अगर ये degenerate हो रहा है तो obviously thymosin produce नहीं होगा. और thymosins have a great role in immunity. So immunity weak हो जाएगी. और so we'll discuss about adrenal glands. Adrenal glands, अब location देखेंगे. location कहाँ रहता है adrenal glands का? तो anterior part of each kidney, ये kidney है in the diagram. दिस इज़ द किडनी. और इसके एंटीरियर पार्ट में, दोनों किडनी के एंटीरियर पार्ट में एड्रीनल ग्लैंड देखने को मिलेगा. अब ये एड्रीनल ग्लैंड जो है ये दो टिश्यूज़ में डिवाइडेड है. क्या क्या? एक एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड दूसरा एड्रीनल मेडुला. एंड दीज टू टिश्यूज़ सेक्रीट हार्मोन्स डिफरेंटली. अलग अलग हार्मोन्स ये रिलीज़ करते हैं विच विल सी. ठीक है. तो adrenal medulla, adrenal cortex composed of two types of tissues. ओके, सो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिया हुआ है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ अबाउट Addison's disease. अंडर प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स बाय द adrenal cortex alters the carbohydrate metabolism causing acute weakness and fatigue leading to a disease called Addison's disease. हम आगे देखेंगे कि इसमें जो adrenal cortex है और adrenal medulla है ये क्या क्या secrete कर रहा होता है. mainly glucocorticoids, mineralocorticoids, and these are the things that they secrete which are important and necessary for the glucose metabolism. carbohydrate metabolism के लिए बहुत important है ये सारे हार्मोन. जैसे कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए. तो अगर इसका अंडर प्रोडक्शन होता है, सही से प्रोडक्शन नहीं हो रहा होता है तो ये क्या कॉज करेगा? वीकनेस कॉज करेगा, फटीग कॉज करेगा, और जो कि एडिसन्स डिजीज़ इट विल बेसिकली कॉज. सो द अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द एड्रीनल कॉर्टेक्स. ओके, so we'll discuss now about adrenal medulla and the hormone secreted from adrenal medulla. So adrenal medulla जो है basically दो hormone secrete करता है, adrenaline and noradrenaline. उसको adrenaline को हम लोग epinephrine भी बोल सकते हैं and noradrenaline को हम लोग norepinephrine भी बोल सकते हैं. Now we'll talk about adrenaline. Adrenaline is a stress hormone basically secreted when there is a stress condition, right? So these are commonly called catecholamines. दोनों कैटेकोलामाइंस. अगर हम देखें तो एड्रीनल मेडुला क्या सेक्रीट कर रहा है, कौन सा हार्मोन सेक्रीट कर रहा है? तो कैटेकोलामाइंस. नाउ एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन आर रैपिडली सेक्रेटेड इन रिस्पॉन्स टू अ स्ट्रेस, बेसिकली अ स्ट्रेस हार्मोन ड्यूरिंग emergency and are called emergency hormones. Okay, called emergency hormone, very important. Emergency, not energy, emergency hormone. तो emergency में secrete हो रहा होता है then when there is a stress condition, and also called hormones of fight or flight. Flight means भागना, भाग जाना,
A fight means obviously लड़ाई करना. So these hormones increase alertness. Obviously कोई stress situation आ रहा है. पहले के ज़माने में जब इंसान रहते थे जंगल में रहते थे and they used to hunt, and if there is some जानवर जो कि उनको harm कर सकता है, so तब ये हार्मोन सेक्रीट होता है. तो ये हार्मोन बेसिकली क्या करेंगे? दे विल इंक्रीज अलर्टनेस. अपने चारों तरफ के इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है ये जानने के लिए अलर्टनेस बहुत इंपॉर्टेंट है. सो ऑब्वियसली दे विल इंक्रीज अलर्टनेस. प्यूपिलरी डायलेशन. प्यूपिलरी डायलेशन क्यों होगा? ताकि ज़्यादा विजुअल्स आ सके, सब कुछ अच्छे से दिखाई दे सके. ओके, अलर्टनेस, प्यूपिलरी डायलेशन. पाइलो इरेक्शन, रेजिंग ऑफ हेयर्स. अब तो we don't have a lot of hairs in our body, but piloerection इसीलिए होता था to scare the animals or any animal that is causing harm. तो piloerection इसीलिए होता था. sweating क्यों? बॉडी को कूल रखना है इसलिए sweating. both the hormones increase the heartbeat. क्यों? क्योंकि हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत पड़ेगा. फॉर एग्जांपल अगर हमें भागना पड़ा कोई भी स्ट्रेस सिचुएशन की वजह से, सो आवर मसल्स विल नीड अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन कौन ट्रांसपोर्ट करेगा? ब्लड करेगा. सो आवर हार्ट बीट इंक्रीजेज, स्ट्रेंथ ऑफ द हार्ट contraction and rate of respiration also increases, right? So catecholamines also stimulate the breakdown of the glycogen, resulting in increased concentration of glucose in blood. क्यों glycogen क्यों ब्रेक होगा ग्लूकोज में? glycogen is basically the stored form of glucose. So we have a reservoir of glucose in the form of glycogen. तो ये glycogen क्यों टूट के ब्लड में ग्लूकोज आएगा? ताकि हमारा मसल्स, हमारा बॉडी उस ग्लूकोज को यूज़ कर सके for the production of energy, right? So increased concentration of glucose in the blood. They also stimulate the breakdown of a further need. They stimulate the breakdown of lipids and proteins. So this was the function of catecholamines, epinephrine and norepinephrine. Now adrenal cortex. हमने adrenal medulla का देखा, 2 हार्मोन. adrenal cortex का देखेंगे. Now adrenal cortex further is divided into 3 layers. कौन सा? Zona reticularis, zona fasciculata and zona glomerulosa. So these 3 layers में divided है adrenal cortex. Now adrenal cortex secretes many hormones called the corticoids. So बहुत सारा hormones, जैसे उसमें हम कह रहे थे catecholamines, we call this corticoids. Now there are different types of corticoids which are involved in different functions. For example, जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हेल्प होगा उसको हम बोलेंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. जो हमारे बॉडी के वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस करने में हेल्प करेंगे, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, उनको हम बोलेंगे मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स. ऑल्सो द adrenal cortex secretes a very important hormone called the aldosterone. Aldosterone is the main mineralocorticoid hormone. Aldosterone is the main mineralocorticoid hormone which regulates water and electrolyte balance through RAS mechanism. If you remember, RAS में जो A था वो aldosterone का ही A था. So it helps maintain water and electrolyte balance. Or RAS mechanism where we can see in the excretion chapter. Okay, so aldosterone is the main mineralocorticoid हार्मोन इन द बॉडी. अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का फंक्शन देखेंगे. क्या फंक्शन है इसका? स्टिमुलेट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस. व्हाट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस? द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम अदर नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स. फॉर एग्जांपल लिपिड से ग्लूकोज बन रहा है, प्रोटीन से ग्लूकोज बन रहा है. ये सारे बायोकेमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं. वी विल सी इन फ्यूचर कि कैसे बनते हैं. सो ग्लूकोनियोजेनेसिस. तो ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है? ग्लूकोज का फॉर्मेशन फॉर
ग्लूकोज का फॉर्मेशन थ्रू डिफरेंट पाथवेज. नॉन कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट से अगर ग्लूकोज बन रहा है तो दैट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस. लिपोलाइसिस. लिपोलाइसिस इज ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड्स. एंड प्रोटियोलाइसिस. प्रोटियोलाइसिस इज ऑल्सो ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड्स. सो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करेगा? ग्लूकोनियोजेनेसिस, लिपोलिसिस एंड प्रोटियोलाइसिस. एंड इनहिबिट सेल्युलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स. cortisol is a very important hormone, also called मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड. सो इसका एग्जाम्पल क्या है? कॉर्टिसोल. राइट. सो cortisol is also involved in maintaining cardiovascular system and it has various functions. So mainly cortisol produces an anti-inflammatory reactions and suppresses immune system. तो cortisol एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है और इसका फंक्शन हमारे कार्डियोवैस्कुलर से भी रिलेटेड है, हमारे इम्यून सिस्टम से भी रिलेटेड है. एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी. एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब जो स्ट्रेस के कंडीशन में बॉडी दैट स्वेल्स, दैट इज़ वो इसको रोकता है. तो इट हैज़ एन एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन एंड सप्रेसेस इम्यून सिस्टम. ना cortisol also helps in the RBC production. वेरी इंपॉर्टेंट, RBC प्रोडक्शन. और ये एल्डोस्टेरॉन के बारे में दिया हुआ है, कैसे एक्ट करता है. रीनल, मेनली एट द renal tubules and stimulate reabsorptions of Na plus and water. Right. So we have seen this. Now this is a very important para. Some amounts of androgenic steroids are also secreted by adrenal cortex. And androgenic steroids क्या है? Basically androgens, that is testosterone. अब females में भी कुछ amount of testosterone is found. तो वो testosterone कहाँ से secrete हो रहा है? तो adrenal cortex से secrete हो रहा है. And they have very important role in growth of axial hair, pubic hair and facial hair during puberty. So this was all about your adrenal gland. Now we'll discuss about pancreas. पैनक्रियाज, तो जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था, पैनक्रियाज इज़ अ हेक्सोक्राइन ग्लैंड, कॉम्पोजिट ग्लैंड. इसका मतलब क्या है कि पैनक्रियाज में एंडोक्राइन एक्टिविटी भी होगी एज वेल एज एक्सोक्राइन एक्टिविटी भी होगी. राइट. अब देखते हैं कि कैसे एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन एक्टिविटी हो रही होती है पैनक्रियाज में. सो पैनक्रियाज इज़ अ कॉम्पोजिट ग्लैंड. वी नो दैट बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन एक्टिविटी हैपन्स. एंड इसमें एक ग्रुप ऑफ सेल्स है जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं एंड दैट इज़ कॉल्ड आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. सो इट कंसिस्ट ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस एंड देर आर 1 to 2 millions of islets of Langerhans in a normal human pancreas. राइट. तो नॉर्मल ह्यूमन पैनक्रियाज में 1 to 2 million आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस देखने को मिलेंगे. और ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, देर आर 2 types of cells present in the islets of Langerhans. तो वो 2 types of cells क्या क्या है? एक है अल्फा सेल्स, एक है बीटा सेल्स. राइट. द अल्फा सेल्स secrete glucagon and beta cell secretes insulin. Very important hormone, very important, क्योंकि इंसुलिन ही सिर्फ एक ऐसा हार्मोन है हमारे बॉडी में दैट इज़ अ हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन. हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन मतलब कि जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम करता है. इंसुलिन इज़ द ओनली हार्मोन प्रेजेंट इन द बॉडी दैट लोअर्स द ब्लड ग्लूकोज लेवल. ग्लूकागॉन ऑपोजिट काम करेगा. दीज बोथ हार्मोन्स आर एंटागोनास्टिक इन नेचर. मतलब दोनों डिफरेंट. ग्लूकागॉन क्या करेगा? ब्लड में इंक्रीज करेगा द ब्लड ग्लूकोज लेवल. ऑल्सो हमने एक और हार्मोन पढ़ा था दैट इज़ cortisol, right, which was a glucocorticoid. वो भी क्या कर रहा था? ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ा रहा था थ्रू ग्लूकोनियोजेनेसिस. सो इंसुलिन इज द ओनली हार्मोन found in the human body which lowers the blood glucose level. Very important with respect to everything. राइट. अब हम ग्लूकागॉन के बारे में पढ़ेंगे कि क्या है. ग्लूकागॉन इज़ बेसिकली अ पेप्टाइड हार्मोन. पेप्टाइड हार्मोन मतलब लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कौन सा हार्मोन कैसा है नेचर में, पेप्टाइड है या फिर स्टेरॉयडल है. सो ग्लूकागॉन इज़ अ पेप्टाइड हार्मोन एंड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल्स. सो दे एक्ट मेनली, द ग्लूकागॉन एक्ट्स मेनली इन लिवर सेल्स which is also called hepatocytes and stimulates glucogenolysis.
ग्लाइकोजेनोलिसिस मतलब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन, ग्लाइकोजेनोलिसिस रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड ब्लड शुगर, सो ब्लड शुगर increases, so they acts on the liver cells and blood sugar level increases, called hyperglycemia. So this is a hypoglycemic hormone, hyperglycemic hormone. In addition, it also stimulates the process of gluconeogenesis. Gluconeogenesis, I told you, other substrate से ग्लूकोज का फॉर्मेशन इन द ब्लड, विच ऑल्सो contributes to hyperglycemia. Okay, so ग्लूकागॉन reduces the cellular uptake, मतलब कि अगर ब्लड में होगा तो ऑब्वियसली सेल्स ले नहीं पाएगा ग्लूकोज. एंड इन व्हाट डज इंसुलिन डू, इंसुलिन जो है वो कैसे कम करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को, तो वो डिफरेंट सेल्स को जो ग्लूकोज है where it is necessary, it provides it through blood, but it reduces, the glucagon reduces the cellular uptake of glucose and utilization, इसीलिए इसको hyperglycemic hormone बोलेंगे, क्योंकि ये ब्लड में बढ़ा रहा होता है. अब इंसुलिन के बारे में देखेंगे. दिस इज ऑल्सो अ पेप्टाइड हार्मोन and plays a very important role in regulation of glucose. This also acts on hepatocytes. These are basically antagonistic, तो similar work रहेगा, बस this is a hyperglycemic, this is a hypoglycemic. तो hepatocytes में काम करेगा. Also adipose cells कहाँ होता है, बेसिकली स्किन के नीचे होता है, मसल्स में होता है. adipose tissues are basically fat cells का tissues. So cells of the adipose tissues, fatty tissues, and enhances cellular uptake और utilization में help करेगा, क्योंकि cells को obviously there is a need of glucose to the cells. So the insulin would help the cells to take the cellular utilization and uptake. So there is a rapid movement of glucose from blood to hepatocytes and adipose, resulting in decreased blood sugar, obviously hypoglycemia. Also stimulates glucose to glycogen. See, जो ग्लूकागॉन कर रहा था उसके ठीक ऑपोजिट इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाएगा. इट इज कॉल्ड glycogenesis in the target cells. Glucose homeostasis in blood is maintained jointly by insulin and glucagon, very important hormones. Now हमने पढ़ा था डायबिटीज़ इंसिपिडिस के बारे में, कि कैसे डायबिटीज़ इंसिपिडिस हो रहा था ADH हार्मोन की वजह से. अब हम पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या होता है. प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसेमिया लीड्स टू अ कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर. These are not diseases, these are disorders and can be changed through lifestyle improvements. So prolonged hyperglycemia मतलब बहुत देर तक, बहुत ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन तक, इफ़ देयर इज़ ग्लूकोज इन आवर ब्लड, तो सेल्स को तो वो ग्लूकोज नहीं मिल रहा है. अगर ब्लड में है तो सेल्स वुड बी डिप्राइव्ड ऑफ ग्लूकोज ऑफ देयर फूड, सो इट विल कॉज डायबिटीज़ इंसिपिडिस. तो वो सेल्स काम कैसे करेगा अगर उसको ग्लूकोज मिल ही नहीं रहा है. तो नथिंग सेल्युलर functions would stop, and this is a very complex disorder. A lot of things get affected, a lot of organs get affected. So prolonged hyperglycemia, that's why insulin is a very important hormone in our body, right? So which is associated with the loss of glucose through urine. अब obviously cells को मिल नहीं रहा है, blood में है तो kidney obviously अगर ज़्यादा कुछ है तो उसको निकालेगा ही बाहर. So urine के through glucose, there is a glucose loss through urine and formation of harmful compounds such as ketone bodies. So formation of ketone bodies takes place in diabetes mellitus. So diabetic patients are successfully treated with the insulin therapy. Obviously अगर अंदर अब क्यों हो रहा होगा, तो इंसुलिन कम है, there can be major reasons. इंसुलिन कम है, so या इसको टाइप 1 और टाइप 2 में भी डिवाइड कर सकते हैं. इफ़ देयर इज़ इंसुलिन, no insulin, or if the cells are not reacting to the insulin, so insulin therapy could be given to such patients. So this was all about your pancreas.
सो द नेक्स्ट टॉपिक इज गोनैड्स. गोनैड्स में क्या क्या होता है? एज आई सेड, टेस्टिस एंड ओवरीज, और इनमें से क्या हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं और ये हमारे सेक्सुअल एक्टिविटी को, सेक्सुअल ग्रोथ को, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कैसे अफेक्ट करेंगे, विल सी दैट. सो टेस्टीज, कितने टेस्टीज प्रेजेंट होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होता है? वन पेयर ऑफ टेस्टीज इज प्रेजेंट इन द स्क्रॉटल सैक आउटसाइड द एब्डोमेन. स्क्रॉटल सैक होता है, वहाँ पे a pair of testes is present in a male individual, not in females, in a male individuals. So testes perform dual, इनका dual activity होगा. So it is a primary sex organ. Primary sex organ मतलब जहाँ पे sperms produce हो रहा है. So it is a primary sex organ and also an endocrine gland, right? So testes is composed of, कौन कौन से सेल्स होते हैं टेस्टिस में? सो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, स्ट्रोमल और इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, right? The Leydig cells or interstitial cells which are present in the intertubular spaces produce a group of hormones called the androgens, which is mainly testosterone. अब इसमें दो टाइप्स के सेल है, seminiferous tubules and interstitial cells. The seminiferous tubules are basically associated with the formation of sperms, whereas the interstitial cells, they perform the endocrine activity. So they produce a group of hormones called androgens, जो testosterone is the main androgen. अब androgens कैसे regulate करते हैं कैसे regulate करेंगे function और development of the male accessory glands? तो androgen जो basic testosterone होता है वो regulate करेगा development, maturation and functions of male secretory sex organs such as epididymis, vas deferens, seminal vesicles, prostate gland and urethra. So the development of these parts of the organs of the male reproductive system is done by the androgens. अब जो hormones है वो stimulate क्या करेगा? muscular growth, facial growth and axillary hair aggressiveness. So basically जो secondary sexual characters होते हैं in a male, so androgens will help stimulate and development of those secondary sexual characters, right? So androgens also play a major stimulatory role in the process of spermatogenesis. So spermatogenesis is formation of sperms. A mature sperm is called spermatozoa. So spermatozoa का formation के लिए androgen plays a very important role, right? So they also act on the neural system, और ये sexual behavior के लिए भी responsible है कौन? Androgen. Libido is the sexual behavior. These hormones produce an anabolic effect on protein and carbohydrate metabolism. क्यों? क्योंकि energy produce करने के लिए. Anabolic क्या होता है? Anabolic is synthesis, synthetic effects. So protein synthesis and carbohydrate synthesis. क्यों? क्योंकि formation of muscles and development of muscles and growth and all will all need protein and energy. So this was टेस्टिस. अब हम देखेंगे कि ओवरीज में क्या होता है. what kind of hormones do ovary secrete or formation through them takes place. So females have a pair of ovaries. We have two ovaries located in the abdomen region. Those abdomen region में we have two pair of ovaries, and ovaries is the primary female sex organ. Primary female sex organ मतलब जो ovum होता है वो ovary में ही बन रहा होता है. So it produces one ovum during each menstrual cycle. In addition, ovaries also produce two hormones which are estrogen and progesterone. Estrogen is the basic hormone for that leads to adolescence. Estrogen और progesterone से ही आता है. These two hormones are responsible for puberty and for menstrual cycle. So ovary is composed of ovarian follicles. अब ovaries जो है उसमें for example if this is ovary, this is uterus, these two यहाँ पे fallopian tube है, and here are the ovaries, right? यहाँ पे जो ovaries है इसके अंदर ovarian follicles है and stroma tissues हैं which helps in the development of the ovum, right? So basically stromal tissues, it is written over here, and ovarian follicles. Now estrogen is synthesized
and secreted mainly by the growing ovarian follicles. अब जो ovarian follicles है, estrogen is secreted by that. So after ovulation, what is ovulation? Release of ovum. So after ovulation, ovum के release होने के बाद the follicle is rupture and it forms corpus luteum. हमने पढ़ा है आगे भी corpus luteum क्या होता है. corpus luteum जो होता है formation किससे होता है? ruptured follicle से होता है, and the corpus luteum is essential for the secretion of progesterone, and progesterone maintains the fertilized egg until the formation of the placenta. So corpus luteum बनता है और corpus luteum से progesterone secrete हो रहा होता है. Now estrogen produce a wide ranging action such as stimulation जैसे मेल्स में एंड्रोजन करा था वैसे फीमेल्स में एस्ट्रोजन करेगा. क्या करेगा? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट कराएगा, जैसे सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स का डेवलपमेंट, ओवेरियन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट, अपीयरेंस ऑफ फीमेल सेकेंडरी कैरेक्टर्स, फॉर एग्जाम्पल हाई पिच वॉइस, मैमरी ग्लैंड डेवलपमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा. सो they regulate the female sexual behavior. And now progesterone क्या करवाता है? progesterone supports pregnancy. As I said, progesterone also acts on mammary gland and stimulates the formation of alveoli, which is a stack mammary gland. हम देखेंगे reproduction में कि उसका structure में there is alveoli in which milk is stored. So progesterone also helps in that. Now we'll study about hormones of heart, kidney and gastrointestinal tract. So these organs, heart, kidney, gastrointestinal tract, they are not the endocrinal gland. Their basic function is not to secrete hormones, but besides their physiological function, they also secrete hormones which are useful for the other physiological functions. So these tissues have endocrinal activity. For example, the atrial walls of heart, they secrete a hormone called ANF, atrial natriuretic factor, ANF, which is a obviously peptide hormone, and it decreases the blood pressure. So when the blood pressure increases, the atrial heart walls secretes ANF, and ANF decreases the blood pressure. How does it decrease the blood pressure? By dilation of blood vessels. It dilates the blood vessels. Dilates matlab, suppose this is our normal blood vessel, it increases the volumes. The walls gets stretched, right? The wall gets stretched, so it increases the volume of the blood flow, so the pressure is decreased. Similarly, the juxtaglomerular cells, JG cells of kidneys, they produce a hormone called erythropoietin. Erythropoietin stimulates the formation of RBCs. Now erythropoietin, so RBCs are also called erythrocytes, right? So erythropoietin. Okay, let's see what's written over here. However, for example, as I said, atrial walls of our heart secretes a very important peptide hormone, ANF, and dilation of blood vessels reduces blood pressure. The juxtaglomerular cells of kidneys produce a peptide hormone called erythropoietin, which stimulates erythropoiesis, the formation of RBCs. The endocrine cells of different parts of gastrointestinal tract, they produce 3 hormones. Okay, what are the 3 hormones? Number 1 is CCK, number 2 is gastrin, and number 3 is secretin. And what are the functions of 4 hormones? One more is GIP. Okay, so what are the functions? So the gastrin hormone, it stimulates the HCl secretion in the stomach, HCl and pepsinogen secretion in the stomach. The secretin hormone, what does it do? It stimulates the exocrinal pancreas and stimulates water and bicarbonate stimulation, right? What does it do? It acts on the exocrinic pancreas and stimulates the secretion of water and bicarbonate. CCK,
cystokinin. What does CCK does? And it acts on the pancreas as well as the gallbladder, right? Pancreas पे क्यों act करेगा? So it's written over here, CCK acts on both pancreas and gallbladder and stimulates the secretion of pancreatic enzymes. Digestion में हमने पढ़ा है pancreatic enzymes क्या क्या होते हैं. So it will secrete pancreatic enzymes and bile juice. Okay, now GIP has an inhibitory action. GIP inhibits the gastric secretion and mobility. What is mobility? The peristaltic movement is the mobility. So several other non-endocrine tissues secrete hormones called the growth factors. Growth factors are also secreted by several non-endocrine tissues, and they are growth factors, mainly essential for normal growth of tissues and repairing and regeneration of tissues. So this was how some other tissues whose basic function is not to produce hormones, but they also secrete some amount of hormone for the physiological function to happen. So we saw heart, the ANF, kidney, JG cells used to produce erythropoietin and GIT. Now the next topic is mechanism of hormone action. कैसे हार्मोन अपना एक्शन करता है, कैसे, जैसे ब्लड, फॉर एग्जांपल दिस इज द ब्लड वेसल्स, राइट, ब्लड वेसल, इसमें हार्मोन आ गया, अब ये सेल्स तक अपने आप को कैसे पहुंचाएगा, राइट? तो वी हैव सीन दैट hormones can be proteinous or can be steroidal. So based on this, two mechanisms are possible, right? प्रोटीन का अलग मैकेनिज्म एंड स्टेरॉइड्स का अलग मैकेनिज्म. सो द हार्मोन produce their effects on the target tissues by binding to specific proteins called the hormone receptors. So hormone receptors क्या होता है? Suppose this is a cell, so it has different protein receptors. Outer membrane में receptors होता है to sense the किस चीज़ से वो बाइंड हो रहा है, उसको सेंस करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए. सो द हार्मोन, दीज आर रिसेप्टर्स, so they are located on the target tissues only, right? So hormone receptors present on the cell membrane of the target cell. This is the cell and this is the cell membrane, so they are present in the cell membrane of the target cells. So they are called the membrane bound receptors, and the receptors present in the target cells are called intracellular receptors. अब तो ये सेल मेम्ब्रेन पे हो गया, तो ये बाहर की ओर रिसेप्टर्स है. कुछ रिसेप्टर्स सेल के अंदर भी होंगे, राइट? तो उसको हम बोलेंगे इंट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर्स. ओके, सो अब हम देखेंगे कि बेसिकली होता क्या है. ठीक है, जैसे प्रोटीनियस हार्मोन है एंड स्टेरॉइडल हार्मोन. प्रोटीनियस हार्मोन्स का एग्जांपल वी हैव सीन, जैसे इंसुलिन है, ग्लूकागॉन है, मैनी मोर. स्टेरॉइडल में बेसिकली जो गोनाड्स से आता है, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, दीज आर स्टेरॉइडल प्रोटीन. तो होता क्या है कि सिंस स्टेरॉइडल हार्मोन जो है, दे कैन एंटर द सेल बिकॉज द सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड, राइट? लिपिड से बना हुआ होता है, लिपिड्स. सो दी स्टेरॉइडल हार्मोन्स कैन ईजिली पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, राइट? तो ये अंदर तक चला जाएगा. सो अंदर तक चला जाएगा तो ये इंट्रासेल्यूलर, अंदर जो रिसेप्टर्स है उससे बाइंड करके इट विल फॉर्म हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स. वेयर एज द प्रोटीन हार्मोन दे कैन नॉट गो इनसाइड, क्योंकि ये इनका लिपिड नेचर नहीं है. सो लिपिड नेचर नहीं है तो द मेम्ब्रेन वोंट अलाउ इट टू गो इनसाइड. सो दे विल बाउंड टू द रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन दैट ऑफ द मेम्ब्रेन. सो मेम्ब्रेन के रिसेप्टर्स में बाउंड होगा एंड इट विल जनरेट अ सेकेंडरी मैसेंजर. अब सेकेंडरी मैसेंजर फॉर एग्जांपल कि ये प्रोटीनियस यहाँ पे आके बाइंड हो गया, ठीक है. अब ये एक सेकेंडरी मैसेंजर सेल के अंदर जनरेट करेगा, विच द एग्जाम्पल्स आई विल टेल यू. इट इज़ AMP, inorganic phosphate, Ca2+. डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट सेकेंडरी मैसेंजर्स होते हैं. सो इट विल जनरेट secondary messengers which will act, which in turn regulate the cellular metabolism.
Okay, so let's see. Each receptor is specific to one hormone only. एक receptor एक ही hormone से bind हो सकता है. So each receptors are very specific. Okay, hormone receptor complex formation leads to certain biochemical changes in the target tissues. Target tissues metabolism physiological regulated by these hormones. Okay, abhi we will discuss these. What are these? So hormones will interact with the membrane bound receptors. Normally do not enter the target cell. So proteinous hormones जो है वो टारगेट सेल में एंटर नहीं करेगा, बट दे विल जनरेट अ सेकेंडरी messengers. For example, cyclic AMP, IP3, CA2+. These are the examples of secondary messengers, which in turn regulate the cellular metabolism. Cellular metabolism मतलब ये क्या करेगा? Basically, they interact with the intracellular receptors, steroidal hormones, iodothyronins. ठीक है, जो थायराइड जो स्टेरॉयडल हॉर्मोन्स होते हैं वो डायरेक्टली इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर से बाइंड करेगा और जीन एक्सप्रेशन और क्रोमोसोमल फंक्शन वट एवर द फंक्शन इज दे विल कैरी आउट दैट. सो हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स विद द जीनोम. Cumulative biochemical actions result in physiological effects of developmental effects. Now we'll see कि what are the peptide hormones and what are steroids hormones. Peptide hormones का example है insulin, glucagon, pituitary hormones. Pituitary में दोनों adenohypophysis और neurohypophysis के examples are the example of peptide hormone. Hypothalamic hormones as well. राइट, स्टेरॉयडल में बेसिकली कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, ईस्ट्राडायोल. ईस्ट्रोजन एंड ईस्ट्राडायोल आर बोथ बेसिकली सेम, एंड प्रोजेस्टेरोन. आयोडोथायरोनिन्स, thyroid hormones. Amino acid derivatives, epinephrine, they are also basically protein. So we can see over here कि FSH is a pituitary hormone, right? Pituitary से secrete हो रहा होगा तो it is a peptide hormone. ठीक है, पेप्टाइड हार्मोन. तो ये बाइंड होगा रिसेप्टर से एंड देयर इज अ रिस्पॉन्स वन जनरेट करेगा सेकेंडरी मैसेंजर फिर बायोकेमिकल एक्शन करवाएगा एंड इट विल लीड टू फिजियोलॉजिकल ग्रोथ. वेयर एज वी कैन सी इन दिस डायग्राम द हार्मोन इज एस्ट्रोजन इज अ स्टेरॉयडल हार्मोन, राइट. तो ये स्टेरॉयडल हार्मोन डायरेक्ट पास हो सकता है थ्रू द यूटेराइन मेम्ब्रेन, basically cell membrane. So it will bind to the hormone receptor, intracellular hormone receptor, right? अंदर जो सेल के receptor रहेगा उससे bind करेगा and then it will get incorporated with the genome and the required proteins would be formed and thus the physiological response will takes place. This was all about your chapter endocrinology, and this is a very important chapter. Do revise it. So this was all about chemical coordination and integration.